Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we will discuss a very important communicable disease, that is leprosy. Okay, so causative agent of leprosy is Mycobacterium leprae. This Mycobacterium leprae has discovered by Hansen of Norway. So leprosy disease is also known as Hansen's disease. Okay, there are मल्टीपल रूट ऑफ ट्रांसमिशन फॉर लेप्रोसी. लेप्रोसी के ट्रांसमिशन के मल्टीपल रूट्स हैं एंड इन मोड ऑफ ट्रांसमिशन में से मोस्ट कॉमन इज एयर ड्रॉपलेट्स. तो मोस्ट कॉमनली जो लेप्रोसी होता है वो एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है. इसके अलावा ये स्किन कॉन्टैक्ट से भी ट्रांसमिट हो सकता है. अदर रूट इंक्लूडेड ट्रांसप्लासेंटल, ब्रेस्ट फीडिंग, इंसेक्ट बाइट, टैटू नीडल्स, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू भी ये ट्रांसमिट होता है. ओके, इफ़ वी सी द एपिडेमियोलॉजी ऑफ लेप्रोसी, अगर हम एपिडेमियोलॉजी देखें तो इंडिया में लेप्रोसी की, तो इंसिडेंस ऑफ लेप्रोसी इज मेजर्ड बाय ANCDR. ANCDR इज एनुअल न्यू केसेस डिटेक्शन रेट. ओके, तो ये होता है रेट आपको 9.27 पर 1 लाख पॉपुलेशन. ओके, तो इंडिकेटर ऑफ प्रिवलेंस ऑफ लेप्रोसी, जो इंडिकेटर ऑफ प्रिवलेंस ऑफ लेप्रोसी होता है उसको हम प्रिवलेंस रेट बोलते हैं. एंड ये प्रिवलेंस रेट लेप्रोसी का इंडिया में है 0.67 पर 10,000 पॉपुलेशन. ओके, एलिमिनेशन लेवल ऑफ लेप्रोसी इज लेस देन 1 केसेस पर 10,000 पॉपुलेशन एवरी ईयर. ओके, तो इंडिया ने ये जो लेवल है ये अचीव की थी दिसंबर 2005 में एंड तभी WHO ने इसे इंडिया को एलिमिनेशन फॉर द लेप्रोसी डिक्लेयर कर दिया. सी 3 क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन. व्हाट इज द ओल्डेस्ट डिजीज ऑफ मैनकाइंड. मैनकाइंड का जो सबसे ओल्डेस्ट डिजीज है वो क्या है? तो जो ओल्डेस्ट डिजीज है दैट इज लेप्रोसी. ओल्डेस्ट डिजीज नोन एज लेप्रोसी. तो जब लेप्रोसी डिजीज का फर्स्ट टाइम केस मिला था ना, तो उस टाइम उसका कॉजेटिव एजेंट तो नहीं पता चला, उसका कॉजेटिव एजेंट जो है ना वो कुछ ईयर्स बाद पता चला. तो एक और क्वेश्चन है कि विच वन इज द ओल्डेस्ट डिजीज विथ नोन कॉज. कौन सा ऐसा सबसे पुरानी डिजीज है जिसका कॉज नोन था? दैट इज स्केबीज. तो स्केबीज डिजीज की कॉज जो है ना वो सबसे पहले पता चली थी. इट्स कॉजेटिव एजेंट इज सार्कोप्टी स्केबियाई. ओके, सी ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है स्केबीज का ये होता है परमेथ्रिन. सी लेप्रोसी ओल्डेस्ट डिजीज थी बट कॉजेटिव एजेंट नहीं पता था आपको, तो इसलिए ओल्डेस्ट डिजीज अगर पूछा जाए तो बोलेंगे लेप्रोसी. एंड ओल्डेस्ट डिजीज विथ नोन कॉज अगर पूछा जाए तो वो होगा आपका स्केबीज. ओके, बट नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, विच इज द ओल्डेस्ट बैक्टीरियल डिजीज. देखिए ये नोन कॉज है तो हम बोलेंगे स्केबीज. बट अगर आपसे पूछा जाए कि ओल्डेस्ट बैक्टीरियल डिजीज विथ नोन कॉज, कौन सी जो सबसे पुरानी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है जिसका कॉज पता था, एंड दैट इज एंथ्रैक्स. ओके, तो ये 3 टाइप से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन, तो ये आपको याद रखना है. नाउ सी द क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रोसी. तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाने वाली क्लासिफिकेशन लेप्रोसी की है, और वो लेप्रोसी की क्लासिफिकेशन जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है दैट इज रिडले जॉनसन क्लासिफिकेशन. So there are 5 subtypes of leprosy in this classification. First one is TT, tuberculoid leprosy. BT means borderline tuberculoid. BB borderline बोलते हैं इसको. एंड यहाँ पे BL होगा, और BL जो है वो है borderline lepromatous, एंड LL फॉर लेप्रोमेटस लेप्रोसी. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, रिडले जॉपलिन क्लासिफिकेशन इज विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. तो इट इज़ अ टाइप ऑफ इम्यूनोहिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. जो रिडले जॉनसन क्लासिफिकेशन है ये रिडले जॉपलिन क्लासिफिकेशन है, ये एक तरह का इम्यूनोहिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है. इसलिए इसे आप माइक्रोबायोलॉजी के अलावा पैथोलॉजी में भी आप पढ़ोगे, एंड ये एक स्पेक्ट्रम है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आते हैं कि विच ऑफ देम हैज़ हाईएस्ट इम्यूनिटी. इनमें से किस में सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी है. ये जितने भी क्लासिफिकेशन है लेप्रोसी के, इनमें से सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी किस में होता है. तो हाईएस्ट इम्यूनिटी
आप पहले देखो कि जो लेप्रोसी होती है उसकी दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक तो होती है ह्यूमरल एंड दूसरी होती है सेल मेडिएटेड। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सा है इम्यूनिटी? ज़्यादा जरूरी है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो विच ऑफ देम हैज़ द हाईएस्ट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी? तो आपसे दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ देम हैज़ हाईएस्ट इम्यूनिटी, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ देम हैज़ हाईएस्ट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो दोनों का आंसर आपको होगा ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ देम हैज़ हाईएस्ट बैसिलरी लोड? तो बैसिलरी लोड हाईएस्ट किस में होता है? तो हाईएस्ट बैसिलरी लोड इन लेप्रोमेटस लेप्रोसी। ओके, सी इपिडेमोलॉजिकली विच ऑफ देम इज मोस्ट डेंजरस? जो कौन सा है इसमें लेप्रोमेटस लेप्रोसी का टाइप जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है? तो सबसे डेंजरस या फिर सबसे इन्फेक्शियस भी आप बोल सकते हो, तो ये भी लॉजिकली होगा लेप्रोमेटस लेप्रोसी, क्योंकि इसमें बैसिलरी लोड ज़्यादा है। तो जिसमें बैसिलरी लोड सबसे ज़्यादा होगा वही तो होगा सब मोस्ट डेंजरस, एंड जो इन्फेक्शियस होता है मोस्ट इन्फेक्शियस वो कौन सा होगा? लेप्रोमेटस लेप्रोसी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को हम मेजर करते हैं लेप्रोमिन टेस्ट से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब टाइप हैज़ हाईएस्ट और स्ट्रांगली पॉजिटिव लेप्रोमिन टेस्ट? तो वो भी आपको होगा ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी में ही होगा। विच ऑफ दीज इज कॉमनेस्ट सब टाइप ऑफ लेप्रोसी इन इंडिया? अगर इंडिया में सबसे कॉमनेस्ट सब टाइप कौन सा ये पूछा जाए तो वो आपको है बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोसिस, मोस्ट कॉमन इन इंडिया। सी लेप्रोसी का हम क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं और पेशेंट को हम दो कैटेगरी में इसमें डिवाइड करते हैं, एक तो होता है पॉलीबैसिलरी और एक होता है मल्टीबैसिलरी। तो दोनों में क्या क्लिनिकल डिफरेंस होता है? तो पॉलीबैसिलरी में आपको देखने को मिलेगा 1 to 5 स्किन लीजन्स एंड 0 to 1 नर्व इन्वॉल्वमेंट आपको मिलेगा। मीन्स या तो नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा या फिर अगर होगा तो मैक्सिमम 1 नर्व इन्वॉल्व होगा, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीबैसिलरी। एंड इसमें कॉमनली जो नर्व इन्वॉल्व होती है वो होती है अल्नर नर्व। ओके, तो उसमें कॉर्ड लाइक थिकनिंग हो जाती है। इसी तरह से मल्टीवैसिलरी अगर देखें तो मल्टी नाम से ही पता चल रहा है, तो मल्टीवैसिलरी में मिनिमम स्किन लीजन जो है ये इन्वॉल्व होता है 5, कम से कम 5 स्किन लीजन तो जरूर होंगे, 5 से मोर देन 5 होंगे लेकिन लेस देन 5 नहीं होंगे। ठीक है, तो मोर देन और इक्वल टू 5 स्किन लीजन्स इन्वॉल्व होंगे और मिनिमम 1 नर्व जरूर इन्वॉल्व होगा, तो इसको भी आप बोल सकते हो मोर देन और इक्वल टू 1 नर्व इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है मल्टीवैसिलरी में। सी ट्रीटमेंट फॉर लेप्रोसी इज डन बाय एमडीटी। लेप्रोसी की ट्रीटमेंट जो होती है वो एमडीटी के थ्रू होती है, मल्टी ड्रग थेरेपी से होती है। एंड इसकी डिटेल मैं आपको नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम के चैप्टर में बताऊंगी। लेप्रोसी की सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो होता है लेप्रोमिन टेस्ट। लेप्रोमिन टेस्ट में धर्मेंद्रा एंटीजन यूज़ होता है, ये आप अपने नोटबुक में कहीं नोट कर लेना। एंड इस इम्यूनिटी स्टेटस टेस्ट की 2 रीडिंग लेते हैं। तो ये धर्मेंद्रा जो एंटीजन यूज़ होता है, जो लेप्रोमिन टेस्ट होता है, इसमें 2 रीडिंग लेते हैं। फर्स्ट रीडिंग लेते हैं हम 48 आवर्स पर, ओके, या 48 आवर्स के बाद लेते हैं। देन सेकेंड रीडिंग लेते हैं आफ्टर 21 डेज के बाद लेते हैं। ओके, 48 आवर्स के बाद जो रीडिंग लेते हैं इसको बोलते हैं अर्ली फर्नांडिस रिएक्शन। एंड 21 डेज के बाद वाली जो रीडिंग होती है उसको हम बोलते हैं लेट मेट्सुडी रिएक्शन। ओके, तो लेप्रोसी कैन नॉट बी एलिमिनेटेड और इरेडिकेटेड। लेप्रोसी को ना ही हम एलिमिनेट कर सकते हैं पूरी तरह से और ना ही हम इरेडिकेट कर सकते हैं। तो इसके क्या क्या पॉसिबल रीज़न है? सो फर्स्ट रीज़न इज लेप्रोसी हैज़ द लॉन्ग वेरिएबल इंक्यूबेशन पीरियड। लेप्रोसी को हम इसलिए एलिमिनेट या इरेडिकेट नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो वो इंक्यूबेशन पीरियड है ये काफ़ी लॉन्ग होता है एंड वेरिएबल होता है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 months to 30 years। ओके, तो काफ़ी लंबा इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है एंड वेरिएबल वे है। तो इसकी जो मीडियन वैल्यू होती है, मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड होती है, वो होती है आपको 5 years की। दूसरी लेप्रोसी की प्रॉब्लम है
कि इसकी जो प्रॉपर वैक्सीन है ये अभी तक नहीं डेवलप हुई है। अभी रिसेंटली इंडिया में एक वैक्सीन आई है लेप्रोसी की, तो नो प्रॉपर वैक्सीन आप बोल सकते हो। तो अभी रिसेंटली जो इंडिया में वैक्सीन आई है दैट इज़ MIP वैक्सीन। तो इस वैक्सीन को तो डिस्कवर किया गया है, बट अभी इसका इफेक्ट उतना क्लियर नहीं है कि ये कितने % कवरेज देगा। सो इट हैज़ नो, नेक्स्ट देखते हैं कि इट हैज़ नो आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया नहीं होता है माइक्रो लैब में, इसलिए ना ही हम कोई ड्रग इसकी टेस्ट कर पाते हैं और ना ही वैक्सीन डेवलप कर पाते हैं आसानी से। और लेप्रोसी की 4th मेजर प्रॉब्लम है दैट इज़ इट हैज़ मल्टीपल रूट ऑफ ट्रांसमिशन, इसके जो ट्रांसमिशन के रूट हैं वो कई सारे हैं। ओके तो ये एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू तो सबसे ज़्यादा ट्रांसमिट होता है। उसके अलावा स्किन कॉन्टैक्ट, ट्रांसप्लांटेशन, ब्रेस्ट फीडिंग जो कि मैंने अर्ली पार्ट ऑफ वीडियो में बताया, टैटू नीडल से, इंसेक्ट बाइट, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तो इन सारी वजह से ये ट्रांसमिट होता है लेप्रोसी। तो जिस डिजीज़ की मल्टीपल रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन हो तो उसको एलिमिनेट या इरेडिकेट या फिर कंट्रोल करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इसलिए WHO ने आइडिया लगाकर एक एलिमिनेशन लेवल निकाला कि लेस देन 1 पर 10,000 अगर पॉपुलेशन में लेप्रोसी का केस है, देन आप अगर इस लेवल को अचीव कर लेते हो तो WHO लेप्रोसी डिजीज़ को एलिमिनेशन डिक्लेयर कर देगा। ओके तो इंडिया ने ये लेवल तो दिसंबर 2005 में ही अचीव कर लिया था। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न विच प्रिवेंट द एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी। तो इसमें से जो 4 में रीज़न बताई कि लॉन्ग वेरिएबल इंक्यूबेशन पीरियड है, इसका कोई आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम नहीं है, ओके मल्टीपल रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, या फिर प्रॉपर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो ये चारों में से जो सबसे कॉमन, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो कि इसके एलिमिनेशन को प्रिवेंट कर रहा है, एलिमिनेशन डिक्लेयर जिसकी वजह से नहीं हो सकता है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड लॉन्ग है। ओके सो नाउ सी द ग्लोबल स्ट्रेटजी, ग्लोबल लेप्रोसी स्ट्रेटजी 2021 टू 2030। तो 2021 से 2030 तक का जो ग्लोबल लेप्रोसी स्ट्रेटजी है वो क्या है? तो इस स्ट्रेटजी में हम 4 पॉइंट्स पर जो फोकस किया गया है वो कौन कौन से 4 पॉइंट्स हैं? तो ये है इम्प्लीमेंट इंटीग्रेटेड कंट्री ऑन जीरो लेप्रोसी रोड मैप इन ऑल इंडेमिक कंट्रीज, जितने भी इंडेमिक कंट्रीज हैं वहाँ पे लेप्रोसी केसेस जीरो हो जाने चाहिए by the year 2030 and scale up leprosy prevention alongside integrated active case detection, means एक्टिव केस डिटेक्शन के साथ में लेप्रोसी की प्रिवेंशन पे जोर देना चाहिए। एंड मैनेज लेप्रोसी एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन, लेप्रोसी को मैनेज करना और इसकी कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिवेंट द न्यू डिसेबिलिटी, और न्यू डिसेबिलिटी को, लेप्रोसी की वजह से न्यू डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करना। कम्बैट स्टिग्मा एंड इंश्योर ह्यूमन राइट्स आर रिस्पेक्टेड, interruption of transmission and elimination of disease at the core of strategy। तो इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन को ही रोकना, उस पर भी इसमें फोकस करना है। तो ये ग्लोबल स्ट्रेटजी है आपको 2021 टू 2030। तो ये चारों जो गोल हैं ये 2030 बाई 2030 ये अचीव करना है। सो नेक्स्ट डिजीज़ है HIV, सो वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके so if you have not subscribed my channel yet then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming video reaches you. Okay, thank you.